हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हुज डेफिनेशन इज दिस, द साइकोलॉजी इज द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। प्रोपाउंडर कौन है, प्रतिपादक कौन है, आखिर ये किसके द्वारा कही गई है, ये बातें डेफिनेशन किसने दी है। तो इन क्वेश्चन को आपने नोट डाउन कर लेना। तो ये वाली डेफिनेशन है, द साइकोलॉजी इज द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन। तो ये हमारे को स्किनर ने कही थी। इट मीन जो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज हेल्पफुल इन। आखिर जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो किस के लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपके पास है, मेंटेनिंग डिसिप्लिन। तो ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बट हम कभी भी जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जल्दबाजी नहीं करेंगे। सारे जो क्वेश्चन होते हैं उनके ऑप्शन को देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपके पास, नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है हमारे को जो बच्चे हैं उसकी जो डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज रखने के लिए। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज हेल्पफुल इन इवेल्युएशन, ये वाली बात भी चलो ठीक है। बट ऑप्शन जो डी है वो देखो, ऑल राउंड डेवलपमेंट। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हेल्पफुल जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का रोल रहता है वो है ऑल राउंड डेवलपमेंट करना। बच्चे का जो सर्वांगीण विकास करेगा तब जाके क्या है, उसके अंदर सब कुछ आ रहा है। उसके अंदर फिर उस बच्चे की इवेल्युएशन भी हो जाएगी, मेंटेनिंग डिसिप्लिन भी उसके अंदर हो जाएगा। बाकी उसकी डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में भी हमें पता लग जाएगा कितनी डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि जब बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होएगा तो उसके अंदर क्या है, सारी चीज़ें आ जाती है। इट मीन जो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। देखो, जब भी आपके पास कभी भी ऑब्जेक्टिव मेथड के बारे में पूछा जाए, आखिर ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव तरीके से आप क्या है, एक पर्सन का जो बिहेवियर है उसको पढ़ सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो। तो उसके लिए सिर्फ आपके पास एक मेथड है, वो है सर्वे मेथड। क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो मेथड है वहाँ पे आप ऑब्जर्विंग कर रहे हो किसी को देख करके अपनी आंखों के द्वारा। ठीक है, तो वहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं कहलाएगा। अगर हम एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक प्रयोग हो रहा है। जब प्रयोग हो रहा है वो भी हमारे एक ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं कहलाएगा। अगर हम केस स्टडी मेथड की बात करते हैं तो केस स्टडी मेथड भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हाँ ना में तो बात होगी ही नहीं। जब आप जाओगे किसी की डीप स्टडी करोगे, यानी कि वहाँ पे आप गहराई तक जा रहे हो, किसी बच्चे के घर तक जा रहे हो, सबसे पूछ रहे हो। बट जो सर्वे मेथड है वहाँ पे थोड़ा ऐसा है कि वो एक ऑब्जेक्टिव मेथड कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एरिक्सन की थ्योरी से आया हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी स्टेजेस एरिक्सन डिस्क्राइब इन अ साइको सोशल डेवलपमेंट जो थ्योरी है। जो हमारे को एरिक्सन है उन्होंने देखो हमारे को साइको सोशल जो डेवलपमेंट थ्योरी है उसके बारे में बताया है। तो उसमें आखिर कितने स्टेजेस के बारे में बताया है, तो हमारे को 8 स्टेजेस के बारे में बताया है। यानी कि जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। जब भी एरिक्सन की बात होती है तो हमेशा याद रखना, एरिक्सन ने हमारे को जो हमारे पास 8 स्टेजेस है उनके बारे में बताया। क्योंकि यहाँ से ज़्यादा स्टेजेस के बारे में पूछा जाता है। जो आपके पास कोलबर्ग है, आखिर उन्होंने कितने स्टेजेस दिया है, पियाजे है उन्होंने कितने स्टेजेस दिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं थ्योरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में 2-3 बार पूछे गया है। अर जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो जब भी जीन्स के बारे में बात हो रही है, अर जीन्स, तो ये आपके पास जो यहाँ ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, डीएनए। अर जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। इट मीन जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है आपके पास, ईच एग सेल हैज़ अ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो आपके पास ईच सेल है उनके बारे में बात की जा रही है। हर एक सेल में कौन सा क्रोमोसोम होता है, तो उसमें आपके पास एक्स, जो एक्स क्रोमोसोम है वो होता है। क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम है वो आपके पास मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। इट मीन जो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डेलिक्वेंसी इज ऑफन एसोसिएटेड विद। आखिर जो डेलिक्वेंसी है वो किस कारण हो रही है, यानी कि जो अपराध रहित बालक होते हैं, जो अपराध करते हैं, वो किस कारण करते हैं, आखिर उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो बच्चा है वो अपराध करने लग जाता है, जो जुर्म है वो करने लग जाता है। ऑप्शन ए आपके पास है, लो पेरेंशियल सपोर्ट। अगर पेरेंट्स
पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि जो एक छोटा बच्चा है उसकी जो नीड्स है वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि बच्चा अपराध करेगा, यानी कि बच्चा क्या इस टाइम पे अब चोरी करेगा। जब बच्चे की जो नीड्स है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं कई बार पेरेंट्स, तो बच्चा क्या है चोरी करने लग जाता है, और चोरी करेगा उस कारण से क्या है वो अपराध कर रहा है। इट मीन्स ये एक कारण है सबसे इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपके पास इनअप्रोप्रिएट डिसिप्लिन। अगर बच्चा अनुशासनहीन होगा, यानी कि जो डिसिप्लिन है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं करेगा, उसके घर पे भी नहीं है, सोसाइटी में भी नहीं हो रहा है, मतलब माहौल ही वैसा है, एनवायरनमेंट ही वैसा है, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण जो बच्चा है वो अपराध करने लग जाएगा। या फैमिली डिसऑर्डर की बात करें, अगर फैमिली की जो आर्थिक व्यवस्था है, फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो बिल्कुल ही वीक है, आर्थिक अवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ये भी कारण है। इट मीन जो यहाँ आपका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, ये बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों के तीनों कारण है जिसके कारण एक बच्चा क्या है अपराध करने लग जाता है, चोरी करने लग जाता है या कुछ भी करने लग जाएगा तो वो अपराध में ही आता है, और ये तीनों के तीनों सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। एनवायरनमेंट भी सबसे इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी भी सबसे इंपॉर्टेंट है, और फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, और इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं होगी तो उसके कारण जो बच्चा क्या है वो अपराध करने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो पर्सनैलिटी से आया है, और पर्सनैलिटी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके टाइप्स के बारे में बात की जाती है, कई बार पर्सनैलिटी टेस्ट्स के बारे में बात की जाती है, तो याद रखना। तो क्वेश्चन है आपके पास द प्रोसेस ऑफ डैश इज इम्पॉर्टेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आखिर कौन सा प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो हमेशा याद रखना आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके पास, जो कि आपकी जो डेवलपमेंट है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करता है। इट मीन यहाँ आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तो तब तक जो पर्सन है उसकी जो पर्सनैलिटी है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम ऑफ मेमोरी। जो मेमोरी टॉपिक है आपके पास, स्मृति सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आखिर फॉलोइंग जो आपका ऑप्शन है इनमें से कौन सा स्मृति का टाइप है या सिस्टम है या पार्ट है, ठीक है, जो मेमोरी है आपके पास। तो जब भी मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कभी भी ऑप्शन में लास्ट में आपको ऑल ऑफ द अबव दिखता है तो उससे पहले आपने हमेशा सारे के सारे ऑप्शंस को पढ़ना है। तो अगर आप यहाँ पढ़ोगे सेंसरी, एक है आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक है आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी, और ऑप्शन नंबर डी आपका ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सेंसरी मेमोरी भी आपका एक टाइप है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी भी, ये तीनों के तीनों क्या है, एक मेमोरी का सिस्टम है। इट मीन जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। जब भी आपके पास लास्ट में ऑल ऑफ द अबव दिखता है तो ये रूल हमेशा याद रखना, सबसे पहले सारे के सारे ऑप्शंस को देखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम स्टार्टिंग का ऑप्शन देखते हैं कि सेंसरी मेमोरी ठीक है, टिक लगा लेते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में ऑल ऑफ द अबव भी होता है, जिसकी वजह से हमें क्या कई बार धोखा लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा मेमोरी से है, स्मृति से। तो क्वेश्चन है आपके पास द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज, आखिर जो स्मृति है उसकी सबसे पहली स्टेज क्या है, या सबसे पहला लेवल क्या है, या उसका प्रोसेस किस तरीके से चलता है। तो आपको याद रखना है एनकोडिंग सबसे पहला लेवल और सबसे पहली स्टेज है, क्योंकि जब भी हमने किसी चीज़ को ग्रहण करना है, मतलब कि कोई चीज़ हमने अपनी मेमोरी में स्टोर करनी है, तो उससे पहले हमें उसको ग्रहण करना पड़ेगा, यानी कि एनकोड करना पड़ेगा कि आखिर दूसरा पर्सन कर क्या रहा है, वो बताना क्या चाह रहा है, किस तरीके से वो बता रहा है, हम किस तरीके से उसको एनकोड कर रहे हैं अपनी मेमोरी में। क्योंकि हमारे पास देखो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो हम उन कॉन्सेप्ट्स को पूरा डीपली जाके पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या चीज़ किस तरीके से ग्रहण करनी है, क्योंकि किस तरीके से हम याद रख सकते हैं उस तरीके को हम यूज़ करते हैं। इट मीन जो सबसे पहले हम करते हैं वो एनकोडिंग ही करते हैं, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, लर्न करने के लिए, या अपनी मेमोरी में स्टोर करने के लिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास मेमोरी से पूछा गया है। क्वेश्चन है आपके पास ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, आखिर उसकी जो लफ्ज़ी है या उसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी होती है। तो ग्रेटर देन 2 सेकेंड होती है और लेस देन 20 सेकेंड, यानी कि 20 सेकेंड तक आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको होल्ड करके रख सकते हो अगर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में। तो यहाँ आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे 20 सेकेंड आपका बिल्कुल सही जाएगा। अगर कई बार ऐसा होता है लेस देन 2 सेकेंड, सॉरी ग्रेटर देन 2 सेकेंड और लेस देन 20 सेकेंड, तो आपका बिल्कुल सही जाएगा, यानी कि 2 सेकेंड से ज़्यादा और 20 सेकेंड से कम तक ही आप जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी को याद रख सकते हो, यानी कि उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो इतनी होती है 2 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड तक। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मेंटली रिटार्डेड पीपल हैव द IQ रेंज फ्रॉम 25 to 39 आर नोन एज।
जो आपके मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं उनकी जो आईक्यू रेंज है 25 से लेकर 39 तक, वो किसके अंदर आते हैं? तो वो आपके आता है सेवर मेंटली रिटार्डेड, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि जो आपके पास चिल्ड्रंस है उनकी डिसेबिलिटीज़ हो गई, डिसऑर्डर्स हो गए, गिफ्टेड स्टूडेंट हो गए, डेलिक्वेंट चिल्ड्रंस हो गए, इससे रिलेटेड आपके पास हर साल क्वेश्चंस आते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास साइकोलॉजी सेक्शन का, क्योंकि जब आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो आपको बच्चे के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, और ये टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है बच्चे के बारे में पढ़ने के लिए।